हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव में स्वागत करती हूँ। आज हम 14th वर्सेस 15th फाइनेंस कमीशन के डिटेल्स को देखेंगे और मतलब जो वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की क्या क्या क्राइटेरियाज थे, उनमें क्या डिफरेंस था, बेसिकली उनको डिस्कस करेंगे। और ये इसीलिए करेंगे क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग हर 1-2 साल में रिपीट होता है। मैंने भी 2025 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको भी लिया है, जिससे कि आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि किस प्रकार के यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आरएएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 280 में ये मेंशन है, 280। ओके, अब 15th और 14th फाइनेंस कमीशन को हम देखें तो इसके चेयरमैन कौन थे, ये तो ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी यूपीएससी पूछ सकता है। जैसे स्टेटमेंट्स वाले आ गए हैं तो उसमें पूछ लिया 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन या 15th फाइनेंस कमीशन के, तो इनका भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ओके, इसका पीरियड था 2015 से 20, इसका था 2021 से 26। अब हम 16th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो वो भी अभी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, मतलब उसे बना लिया गया है। और उनके भी अगर हम एक बार चेयरमैन की बात करें तो 2000 ये भी कौन है, डॉक्टर अरविंद पानागरिया। एंड इनका ऑपरेशनल पीरियड क्या है, 2026 टू 2030, मतलब 5 years के लिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और दूसरे मेंबर्स देखें तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अभी जो रीसेंट जो फाइनेंस कमीशन है ये अभी मतलब कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, तो इनके मेंबर्स के बारे में भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये भी आप देख सकते हैं, अजय नारायण झा जी हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू मैम है, और डॉक्टर मनोज पांड्या जी हैं। ओके, फिर पार्ट टाइम मेंबर्स कौन है, डॉक्टर सोम्या कांति घोष। ये स्पेसिफिकली ये वाले जो फैक्ट्स है ना, ये आरएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें इस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंबर्स और चेयरमैन को लेके। और सेक्रेटरी कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं। ओके, और ये रिपोर्ट सबमिशन की डेडलाइन क्या है, 31 अक्टूबर 2025। तो अक्टूबर 2025 तक इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, और उसके बाद ये 26 से 2030 के लिए इस रिपोर्ट्स की जो भी इस रिपोर्ट में रहेगा वो इम्प्लीमेंट होगा 2026 टू 2030। और सबमिट किसे की जाती है, प्रेसिडेंट को। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, मतलब ये पॉलिटी से रिलेटेड भी फैक्ट हो गया, कैसे कैसे सबमिट किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि 14th और 15th फाइनेंस कमीशन में बेसिकली क्या डिफरेंसेस थे। तो इसका जो वर्टिकल डिवोल्यूशन, इसमें 42% रहता है, इसमें 41%। इट रिड्यूस ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा आया था 2019 में, और ये आप देख सकते हैं इसकी रिपोर्ट जो है 2021 से 2026 के लिए है। ठीक है, तो इसी वजह से जो इसमें हम डिवोल्यूशन देखेंगे तो वो 41% है। ओके, क्योंकि एक नया स्टेट भी ऐड हो गया है ना, मतलब स्टेट नहीं, सॉरी, यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है आफ्टर 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है उसके शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब सारे स्टेट्स में, मतलब इक्विटी को इसमें कंसीडर किया जाता है शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनके डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको लेके भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो जैसे हम देखें पॉपुलेशन है, उसको 10% दिया है, यहाँ पे कितना है 15%, तो यहाँ थोड़ा 2011 पॉपुलेशन को ज्यादा इसमें प्रेफरेंस दी गई है। इनकम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ ज्यादा है 50%, यहाँ 45% हो गया। एरिया सेम ही है, 15-15%। फॉरेस्ट कवर यहाँ 7.5% है, यहाँ 10% हो गया। यहाँ ज्यादा फॉरेस्ट कवर को ज्यादा प्रेफरेंस दी है, तो जिसमें ज्यादा दिए ना उसमें अपन स्टार कर लेते हैं। ठीक है, तो 2011 की पॉपुलेशन है उसको ज्यादा दिया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को इसमें ज्यादा दिया है। फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, डेमोग्राफिक इसमें चेंज
12.5 है और यहाँ परफॉर्मेंस है 12.5। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या हो गया, जैसे सदर्न स्टेट्स वगैरह हैं, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मतलब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर्स लिए हैं, तो उसके लिए उन्हें एडिशनल एडवांटेज इसमें प्रोवाइड किया जाता है और उसका 12.5% शेयर है। अब टैक्स एफर्ट्स की बात करें तो ये एडिशनल चीज़ है इसमें, ये अभी ऐड हुई है कि जिन स्टेट्स ने टैक्स एफर्ट्स में मतलब टैक्स रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए या कुछ अच्छे एफर्ट्स लिए तो उनको 2.5% का एडिशनल एडवांटेज इसमें मिलता है। ओके, इसमें क्या है, इंक्लूडेड नहीं है और इसमें री इंट्रोड्यूस किया है 2.5% टू रिवॉर्ड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स क्या है, यहाँ 1,94,000 इतना करोड़ है और यहाँ पे कितना है 2,94,000 समथिंग करोड़। अब लोकल बॉडी ग्रांट्स की भी बात करें, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि ये ग्रांट्स भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक बेसिक एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि भाई कितना कितना ग्रांट है, तो ये मतलब एग्जैक्ट फिगर्स नहीं कि ये कह सकते हैं हम 2.9 लाख करोड़ के आसपास है और लोकल बॉडी ग्रांट्स इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम था, इसमें बढ़ा दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी बढ़ा दिया और ये लोकल बॉडी ग्रांट्स भी बढ़ा दिया। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स हम देखें तो 14th फाइनेंस कमीशन में काफी लिमिटेड था, जबकि इसमें एजुकेशन के लिए भी हो गया, हेल्थ के लिए हो गया, एग्रीकल्चर के लिए हो गया। अब इसी से हमारा एक और कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है, वो हमारा है अगर आपको आरएएस में हमारा जो मेंस वाला सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी वाला एक सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला, है ना, जो GS1 पेपर है उसमें, उसके फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो उस अकाउंट्स और ऑडिट वाले जो पेपर है उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बजटिंग का। ठीक है, तो उसमें ये वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है सेक्टर स्पेसिफिक बजटिंग को लेके, मतलब अलग अलग सेक्टर्स को लेके, तो वही उसी से मतलब मैं इसमें जस्ट ये बताना चाहती थी कि कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं, कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स हो गया हमारा एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर के लिए, तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा, हेल्थ को अपना ग्रांट दिया गया है ना, इसमें आप हेल्थ देख सकते हैं, फिर एग्रीकल्चर और फिर एजुकेशन। इसमें रिफॉर्म्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया था, 14th पे इस पे स्ट्रांगली फोकस किया, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, पावर रिफॉर्म्स, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, तो जिन स्टेट्स ने इन रिफॉर्म्स पे ज्यादा फोकस किया उनको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट फंडिंग, इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो गया और ये एसडीआरएफ अलोकेशंस, और इसमें हायर प्रोविजनिंग है, डिजास्टर मिटिगेशन भी इंक्लूड किया है। इसमें हेल्थ फोकस हम देखें तो मिनिमल डायरेक्ट एलोकेशन और इसमें स्ट्रॉन्ग पुश है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके लिए। ठीक है, और 2011 सेंसस को जो यूज किया है इसमें आपने अभी ऊपर देखा कि 2011 की पॉपुलेशन को भी इसमें ज्यादा मतलब महत्व दिया है, आप देखेंगे कि इधर 10% है जबकि यहाँ पे 15% उसका शेयर को यूज किया है पॉपुलेशन की उसको। ओके, और परफॉर्मेंस पे अपन देखें तो मॉडरेट है और इधर स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज किया है, तो रिफॉर्म्स पे भी जैसे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया है। The 15th Finance Commission made more sectoral and performance-based recommendations, reflecting India's growing emphasis on outcome-based federal transfers. The reduction from 41 to 41% was due to removal of Jammu and Kashmir as a full state post आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। तो ये मैं आपको अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि 42 से 41% हो गया, है ना, और ये भी हमें समझ में आ गया कि इसमें सेक्टोरल और परफॉर्मेंस बेस्ड जो ग्रांट है उस पर ज्यादा फोकस किया है। ओके, एंड इट ऑल्सो एम्फेसिस ऑन आउटकम बेस्ड फेडरल ट्रांसफर। फिर टैक्स एफर्ट है, वो 14th फाइनेंस कमीशन में हटा दिया गया था पर इसको वापस री इंट्रोड्यूस किया है 15th में, टू इनकरेज स्टेट्स टू इंक्रीज देयर ओन रेवेन्यू, जिससे स्टेट्स और हम कह सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यूज को अपने बढ़ाएं, टैक्स रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करें, इसीलिए इस चीज को 15th फाइनेंस कमीशन में फिर से शामिल किया गया था। ओके, अब इनकम डिस्टेंस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ये मैंने जैसे अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, वही चीजें हैं कि कौन कौन से कितना कितना उनको वेटेज दिया गया, उसी की बात है कि 15% इसको है इनकम डिस्टेंस, 45 है, 14 फाइनेंस कमीशन में कितनी थी 50%, तो यही है। और
ठीक है। और फिर ग्रांट इन एड कितना अमाउंट है, तो ये कुछ आप मतलब इसमें एक बेसिक ओवरव्यू ले सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जैसे 45,000 है, एजुकेशन में 48 हो गया ना, फिर लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स 4,36,000 मतलब इतना इसके आसपास है। हेल्थ ग्रांट्स हमारा 70,000 के आसपास है। डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन फंड में इतना है। अब मैं ये आपको अमाउंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप अगर एग्जाम को के क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, तो अब जैसे हम ये क्वेश्चन देखें, तो इट वाज रिकमेंडेड, मतलब पहले क्वेश्चन पढ़े हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो अभी रिकमेंडेशंस की बात हुई है 15th फाइनेंस कमीशन की, और कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट्स करेक्ट है उनकी बात हुई है। तो अगर हम इसको एक बार सॉल्व करें, इट वाज रिकमेंडेड ग्रांट ऑफ इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट ऑफ दिस फ्रॉम द ईयर दिस टू दिस फॉर इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू इनहेंस एजुकेशनल आउटकम। तो अभी हमने देखा एजुकेशनल आउटकम के लिए लगभग इतना ही था। ठीक है, फिर भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में ये आता है और ये स्टेटमेंट नहीं पता है, तो एक बार हम इसको होल्ड पे रख सकते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट देखें, 45% ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। अब देखिए टैक्सेस का क्या 45% शेयर कर रहे हैं हम? तो अगर आप ये आपने अभी ऊपर वाला वीडियो ध्यान से देखा होगा, तो आप इसका आंसर देने में ज़रूर सक्षम होंगे, और मैं चाहूंगी कि आप एक बार ये क्वेश्चन खुद ही अटेम्प्ट करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड stay tuned and subscribe to my channel for regular updates. Thank you.